तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2.1 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ये IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड के की फैक्टर्स की, और इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड की असल नेचर क्या होती है और ये कैसे काम करता है। ट्रेड वह प्रोसेस है जिसमें एक सेलर और एक बायर के बीच गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। जब ये एक्सचेंज होता है तो गुड्स या सर्विसेज बायर की तरफ मूव करती हैं और साथ में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट या फंड्स भी दोनों पार्टीज के बीच फ्लो करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन पूर्ण हो सके। देखो, एक ट्रेड ट्रांजैक्शन में जनरली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, गुड्स या सर्विसेज का सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर। सेकंड, ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाले रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज। और थर्ड, डील को कंप्लीट करने के लिए पेमेंट या फंड्स का ट्रांसफर। तो ट्रेडिशनली बैंक्स इन ट्रेड ट्रांजैक्शंस में इंटरमीडियरी का काम करती हैं। मतलब बैंक्स बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रेड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज मैनेज करती हैं और साथ ही बायर से सेलर तक पेमेंट का ट्रांसफर भी फैसिलिटेट करती है। यानी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो या फंड्स का फ्लो, दोनों में बैंक्स की भूमिका होती है। अब सोचो, गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं। ये काम करते हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज, शिपिंग लाइंस, एयरलाइंस, कुरियर सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज। ये सब सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेजेस पर काम करते हैं ताकि गुड्स सेलर से बायर तक सही तरीके से डिलीवर हो सकें। और एक टिपिकल ट्रेड ट्रांजैक्शन में बैंक्स की रोल को और अच्छे से समझना हो तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट देखा जा सकता है जो यह दिखाता है कि बैंक्स ट्रेड प्रोसेस के किन किन स्टेजेस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब इसी को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। एक टिपिकल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली कैसे काम करता है। इसमें 3 चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट होती हैं: गुड्स की मूवमेंट, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज और फंड्स का ट्रांसफ़र। सबसे पहले एक्सपोर्टर अपने गुड्स को इनलैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजता है और अपने होम कंट्री में एक्सपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस कंप्लीट करता है। फिर वो गुड्स इंपोर्टर की तरफ मूव करती हैं और इंपोर्टर उन्हें डेस्टिनेशन कंट्री में इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस के बाद रिसीव करता है। साथ ही साथ शिपमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या तो डायरेक्टली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच मूव करते हैं या फिर उनकी रिस्पेक्टिव बैंक्स के थ्रू जाते हैं। एक्सपोर्टर की बैंक और इंपोर्टर की बैंक दोनों मिलकर डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज फैसिलिटेट करती हैं और ट्रेड इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली हैंडल करती है। और फाइनली इंपोर्टर की बैंक बैंकिंग चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्टर को फंड्स ट्रांसफ़र करती है और इस तरह पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल देखें तो ये पूरा फ्लो 3 चीज़ों की कोऑर्डिनेशन पर टिका है: लॉजिस्टिक्स यानी गुड्स की मूवमेंट, बैंक्स यानी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स, और कस्टम्स अथॉरिटीज़ यानी रेगुलेटरी क्लियरेंस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सभी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस इसी बेसिक फ्लो के वेरिएशंस या कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड होते हैं। गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और फंड्स का यही कोर फ्लो हर ट्रांजैक्शन की नींव है। अगले चैप्टर्स में हम इन सभी को अच्छे से समझेंगे और उनकी तुलना करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में आने वाले रिस्क्स की। बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई रिस्क होता है। लेकिन जब बात इंटरनेशनल ट्रेड की आती है तो यह रिस्क डोमेस्टिक ट्रेड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कमर्शियल रिस्क्स तो होते ही हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में कुछ एक्स्ट्रा रिस्क्स भी आ जाते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव और अलग अलग देशों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़े रिस्क्स। और जब बायर और सेलर 2 अलग अलग देशों के हों तो और भी चैलेंजेस आते हैं। बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, लीगल सिस्टम्स अलग होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स अलग होती हैं और यहाँ तक कि टाइम जोन्स भी अलग होते हैं। इन सब डिफरेंसेस की वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली मैनेज करना और रिस्क्स को कम करना, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी और समझदारी की ज़रूरत होती है। तो अब एक एक करके उन कॉमन रिस्क्स को समझते हैं जो जनरली इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्री रिस्क्स की, यानी वो रिस्क्स जो किसी देश की ओवरऑल सिचुएशन से जुड़े होते हैं। इसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी देश में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे वो इंटरनल अनरेस्ट हो या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसका सीधा असर इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ता है। ऐसे देशों के साथ काम करने वाले बिजनेसेस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस डिसरप्टेड हो सकती हैं, पेमेंट्स में डिले हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में तो पेमेंट मिलती ही नहीं। इसके अलावा अगर किसी देश पर इंटरनेशनल सैंक्शंस या ट्रेड एम्बार्गोज लगाए जाएं, तो उस देश के साथ ट्रेड करने वाले पार्टनर्स के फाइनेंशियल प्लान्स और बिजनेस ऑपरेशंस पर भी बुरा असर पड़ता है। सेकंड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हों, तो वहाँ की कंपनीज की पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी वो सही से पेमेंट करने में केपेबल नहीं रहती और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कमज़ोर पड़ जाती है। साथ ही उस देश की करेंसी अनस्टेबल हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग पार्टनर्स को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का सामना करना पड़ता है और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। थर्ड है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मजबूत लीगल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि ट्रेड डिस्प्यूट्स फेयरली और जल्दी रिजॉल्व हों और इंटरनेशनल ट्रेड में बिजनेसेस को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। लेकिन अगर किसी देश में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो कंपनीज को लीगल अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फिनेंशियल और ऑपरेशनल लॉसेस हो सकते हैं। फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। जब किसी देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाते हैं, तो उस देश की गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी पर लिमिट्स लगा सकती है। इसका सीधा असर यह होता है कि इंपोर्टर इंटरनेशनल परचेसेस के लिए पेमेंट करने में और अपनी ट्रेड ऑब्लिगेशन सेटल करने में मुश्किल में पड़ जाता है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क्स की। फॉरेन करेंसी वॉलेटिलिटी जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है, तो पेमेंट्स अक्सर फॉरेन करेंसी में होती हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमेशा बदलते रहते हैं। इस वॉलेटिलिटी की वजह से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि फ्यूचर में किसी पेमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, और जब कॉस्ट और रेवेन्यूज एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं हो पाते, तो बिजनेसेस के लिए प्लानिंग करना और फाइनेंशियली स्टेबल रहना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब जानते हैं कमर्शियल रिस्क के बारे में। फर्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में बायर्स और सेलर्स अक्सर अलग अलग देशों में होते हैं। जियोग्राफिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी काफ़ी होते हैं। इस डिस्टेंस की वजह से दोनों के पास एक दूसरे की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बिजनेस हिस्ट्री के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, और जब यह ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। सेकंड है ट्रेड डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कई डिस्प्यूट आ जाए, तो उसे रिजॉल्व करना डोमेस्टिक ट्रेड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हर देश का अपना लीगल सिस्टम और अपने प्रोसीजर्स होते हैं। चाहे नॉन पेमेंट का मामला हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो, इन सब में लीगल एक्शन लेना एक लंबा, महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। थर्ड है क्रेडिट रिस्क। यह रिस्क तब आता है जब सेलर बायर को क्रेडिट टर्म्स पर गुड्स देता है, यानी पहले गुड्स डिलीवर होते हैं और पेमेंट बाद में होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में जियोग्राफिकल डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन में डिले और लीगल सिस्टम्स के डिफरेंसेस की वजह से सेलर के लिए यह रिस्क और अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फॉरेन बायर्स को क्रेडिट टर्म्स ऑफर करते वक्त सेलर्स को बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है। जब गुड्स बायर को डिलीवर हो जाती हैं और पेमेंट अब भी नहीं मिली, तो सेलर के लिए क्रेडिट रिस्क बन जाता है। बायर गुड्स लेने के बाद पेमेंट में डिले कर सकता है या कुछ केसेस में पेमेंट करता ही नहीं, जिससे सेलर को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। अब इन सभी रिस्क्स को मैनेज करने के लिए समय के साथ कई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स और इंटरनेशनल ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए हैं। इन टूल्स का मकसद यही है कि ट्रेड में इन्वॉल्व्ड पार्टीज का रिस्क कम हो और ट्रांजैक्शंस ज़्यादा सेफ हों। बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रस्ट के लेवल और उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग मेथड्स और मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अपनाए जाते हैं, ताकि रिस्क और सिक्योरिटी के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। आगे आने वाले सेक्शंस में इन सभी ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उनके फीचर्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ आ सकें। अब समझते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। जब भी कोई बायर और सेलर एक परचेस या सेल्स अग्रीमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी जैसी बेसिक चीज़ें ही तय नहीं करते, बल्कि कई और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस पर भी अग्री करते हैं।
जैसे कि शिपमेंट का तरीका क्या होगा, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन और उससे जुड़े कॉस्ट्स कौन उठाएगा, और वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा जहां गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होगी। और गुड्स की शिपमेंट अलग अलग मोड्स से हो सकती है, सी, एयर, रेल या रोड ट्रांसपोर्ट। पेमेंट टर्म्स की बात करें तो यह या तो साइट पेमेंट हो सकती है, यानी तुरंत पेमेंट, या फिर यूजेंस पेमेंट जिसे क्रेडिट बेस्ड पेमेंट भी कहते हैं, यानी गुड्स मिलने के बाद एक तय समय पर पेमेंट होती है। और गुड्स की प्राइस के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और उससे जुड़े एक्सपेंसेस, यह बायर उठाएगा या सेलर, ये अग्रीड टर्म्स और कोटेड प्राइस के हिसाब से तय होता है। आगे आने वाले सेक्शंस में इन सभी एस्पेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट की। फर्स्ट है साइट पेमेंट। जब दोनों पार्टीज ये अग्री करती हैं कि एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टर की बैंक जैसे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे, इंपोर्टर को तुरंत पेमेंट करनी होगी, तो इसे साइट पेमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स आए और पेमेंट हो गई। इसके बाद बिल इस तरह बनाया जाता है कि उसे देखते ही पेमेंट करनी होती है। सेकंड है यूजेंस। जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एक स्पेसिफाइड क्रेडिट पीरियड देता है, यानी बिल डेट के बाद एक तय समय तक पेमेंट करने की छूट मिलती है, तो इसे यूजेंस बिल कहते हैं। यहाँ पेमेंट डिफर्ड होती है, मतलब अग्रीड क्रेडिट ड्यूरेशन पूरी होने के बाद पेमेंट की जाती है। जब हम इस चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड के अलग अलग पेमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इसे और अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट्स क्या होती है। किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन में सिर्फ गुड्स की कॉस्ट नहीं होती, गुड्स को एक्सपोर्टर की लोकेशन से इंपोर्टर की डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में और भी कई एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर उठाएगा या इंपोर्टर, ये डिसीजन कोटेड प्राइस और बायर की टोटल कॉस्ट दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इन एक्सपेंसेस की एलोकेशन जनरली कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होते वक्त इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स यानी इनको टर्म्स के थ्रू डिफाइन की जाती है। अब बात करते हैं इनको टर्म्स की। इनको टर्म्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये स्टैंडर्ड ट्रेड टर्म्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों में इन्हें कॉमनली यूज़ किया जाता है। कंट्रीज़ के बीच ट्रेड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और चैलेंजेस होती हैं। एक्सपोर्टिंग को ईजियर और स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए कई इंटरनेशनल रूल्स डेवलप किए गए हैं। गुड्स की डिलीवरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एलोकेशन और कस्टम्स क्लियरेंस, इन सब के लिए ज़्यादातर कंट्रीज़ इनको टर्म्स फॉलो करती हैं, जो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा जारी किए जाते हैं। इनको टर्म्स आईसीसी का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसे पहली बार 1936 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस में आने वाले बदलावों को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसे समय समय पर रिवाइज भी किया जाता रहा है। इसका लेटेस्ट वर्जन है इनको टर्म्स 2020, जो 1 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इस वर्जन में 11 प्री डिफाइंड इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं, जो इनको टर्म्स 2010 के 13 रूल्स से घटाकर 11 किए गए हैं। इसके साथ ही समझते हैं स्टैंडर्डाइज्ड इनको टर्म्स को। इनको टर्म्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स क्लियरेंस और गुड्स की मूवमेंट के दौरान रिस्क की एलोकेशन में बायर और सेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। साथ ही यह भी क्लियर करते हैं कि लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन का कॉस्ट कौन उठाएगा। इसके अलावा इनको टर्म्स वो एग्जैक्ट पॉइंट भी डिफाइन करते हैं जहां डिलीवरी कंप्लीट मानी जाएगी, और इसी पॉइंट को बायर को क्रेडिट देने के लिए रेफरेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। इनको टर्म्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं। लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस की जगह शॉर्ट स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ होते हैं, साथ ही लागू होने वाले 9th वर्जन के साथ, जैसे FOB या DDP एज पर इनको टर्म्स 2020। और क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, इससे लैंग्वेज और बिजनेस कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी कम हो जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इनको टर्म्स क्या नहीं है। इनको टर्म्स खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस और रूल्स का एक सेट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का कोई तरीका नहीं है, और ना ही ये डिफाइन करते हैं कि गुड्स की ओनरशिप राइट्स सेलर से बायर को कैसे पास होती हैं। और अगर कोई अनफॉर्सीन इवेंट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, तो इनको टर्म्स उससे कोई रिलीफ या प्रोटेक्शन भी नहीं देते। इनको टर्म्स ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग स्टेजेस में आने वाले रिस्क्स को क्लियरली बायर या सेलर में से किसी एक को असाइन करते हैं। मतलब अगर गुड्स रास्ते में है और कोई लॉस या डैमेज हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये इनको टर्म्स पहले से तय कर देते हैं। और जिस पार्टी पर वह रिस्क है, वही उस स्टेज के लिए इंश्योरेंस अरेंज करती है।
साथ ही इनको टर्म्स ये भी क्लियरली बताते हैं कि रिस्क सेलर से बायर को किस एग्जैक्ट पॉइंट पर ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कॉस्ट्स दोनों के बीच कैसे डिवाइड होंगे, यानी कहाँ तक का खर्च सेलर का है और कहाँ से बायर का, या फिर सेलर और बायर के बीच होने वाले रिस्क्स, ये सब पहले से डिफाइंड होता है। इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस के साथ साथ एप्लीकेबल इनको टर्म्स का भी क्लियरली जिक्र हो। जैसे सिर्फ प्राइस लिखना काफ़ी नहीं, यह भी लिखना ज़रूरी है कि वो प्राइस किस इनको टर्म के बेसिस पर है। इससे बायर और सेलर दोनों को डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉस्ट्स और रिस्क्स की एलोकेशन को लेकर पूरी क्लैरिटी रहती है और बाद में कोई डिस्प्यूट या कन्फ्यूजन नहीं होता। इनको टर्म्स 2020 में कुल 11 इनको टर्म्स हैं। ये हैं EXW यानी एक्स वर्क्स, FCA यानी फ्री कैरियर, CPT यानी कैरेज पेड टू, CIP यानी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, DPU यानी डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, DAP यानी डिलीवर्ड एट प्लेस, DDP यानी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, FAS यानी फ्री अलोंगसाइड शिप, FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड, CFR यानी कॉस्ट एंड फ्रेट और CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अलग अलग इनकोटेम्स के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल से जानेंगे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड इन द इकोनॉमी की, यानी ट्रेड का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन GDP की। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक ब्रॉड इंडिकेटर है। जब भी किसी देश की इकोनॉमी को मेजर किया जाता है तो GDP उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। GDP कैलकुलेट करने के एक्सपेंडिचर अप्रोच में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली देश की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। GDP का फॉर्मूला है GDP इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस AM। इसे थोड़ा और समझते हैं। C यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग गुड्स और सर्विसेज पर जो खर्च करते हैं। I यानी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, बिजनेसेस जो कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्ट करते हैं। G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार जो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करती है। X यानी एक्सपोर्ट्स, देश से बाहर जो बेचा जाता है, और M यानी इम्पोर्ट्स, देश के बाहर से जो खरीदा जाता है। इस फॉर्मूला में X माइनस M नेट एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा हों तो नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होंगे और इस सिचुएशन को ट्रेड सरप्लस कहते हैं, यानी देश बाहर से ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाएं तो नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हो जाते हैं और इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी देश बाहर से ज़्यादा खर्च कर रहा है। साथ ही ट्रेड सरप्लस किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन बढ़ रही है, और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है ताकि इन फैक्ट्रीज़ का काम बिना रुके चलता रहे, जिससे एम्प्लॉयमेंट के मौके भी बढ़ते हैं। जब किसी देश की कंपनीज बड़े वॉल्यूम में गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं तो बाहर से पैसा देश के अंदर आता है। ये इनफ्लो ऑफ मनी कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाता है और बढ़ी हुई कंज्यूमर स्पेंडिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स की। इंटरनेशनल ट्रेड और किसी देश की करेंसी की वैल्यू के बीच एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप होता है। जनरली जब डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्ट्स सस्ते और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। और जब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होती है तो एक्सपोर्ट्स महंगे और कम कंपेटिटिव हो जाते हैं, जबकि इंपोर्ट्स सस्ते और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद समझते हैं इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स को। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को मैनुअली एक्सचेंज रेट्स के थ्रू अफेक्ट करते हैं। जनरली जब किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने लगते हैं। ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है और इसलिए इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, उस देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे कम इन्फ्लेशन या कम इंटरेस्ट रेट वाले देश के कंपेयर में जनरली गिर जाती है, यानी डिप्रिशिएट हो जाती है। और अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग दो देशों के इंटरेस्ट रेट्स के बीच जो गैप होता है वो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंज से ऑफसेट हो जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट्स का फ़र्क आगे चलकर एक्सचेंज रेट्स में आने वाले बदलाव से बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.1 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.2 में।